देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेहमान से पूछा जाएगा हर जरूरी सवाल। नमस्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मेरे साथ खास पत्रकारों का पैनल। हिंदुस्तान आजकल खूब हंस रहा है। मोबाइल फोन से लेकर टीवी तक इस हंसी की गूंज है। इस हंसी ने नए सितारे दिए हैं और नए मंच जहां बड़े से बड़ा कलाकार पहुंच रहा है। पुराने हास्य कवियों के मुकाबले ये नए तरह के सितारे हैं। इसी हंसी के सबसे बड़े सितारे कॉमेडी किंग कपिल शर्मा। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। मैं एक्चुअली सर आपको हमेशा न्यूज़ पढ़ते हुए या ऐसी कोई न्यूज़ सुनाते हुए देखता हूँ ना, तो आज आपको देख के ऐसा ही लग रहा था कि शायद कोई 2-3 इल्जाम आप लेके आएंगे, पर शुक्र है आज आप अच्छे मूड में हैं। सर मैं दिल्ली में हूँ जब भी, क्योंकि मैं आप लोगों की स्ट्रगल देखता हूँ। दिल्ली शहर में बहुत मुश्किल होता है, इतना ट्रैफिक है, और ख़ास तौर पे कॉर्पोरेट में। आप अगर अपनी बात करें या न्यूज़ चैनल की, हमारे चैनल की, जीसी चैनल की, या जो ये जो सेल्स वाले होते हैं, जैसे अभी हम जिस होटल में बैठे हुए हैं, इनको बड़ी टेंशन रहती है सर कि टारगेट कंप्लीट करने की, कि हमें 31 मार्च से पहले ये करना वो करना है। ऐसे मेरे पड़ोसी हैं सर, उनको भी ना इतनी आदत पड़ गई है, सेल्स में है वो, कि रात को 2 ड्रिंक लेके ना घर में मुर्गियां रखी 6 छोटी-छोटी, उनको बोल रहे हैं 2 ड्रिंक मार के, सुबह मुझे 2-2 अंडे चाहिए। सुबह सभी मुर्गियों ने 2-2 अंडे दे दिए, एक ने एक दिया। उसको बोल रहे हैं, मैंने कहा 2 अंडे चाहिए। वो बेचारी डर के बोल रही, कहती सर जी ये तो मैंने आपकी डर की वजह से दिया है, वैसे तो मैं मुर्गा हूँ। तो ये सच्चाई है बेसिकली ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड की। सो ऐसे कोशिश करता रहता हूँ कि जब भी किन्हीं से मिलूँ, सो उनके एक्सपीरियंस और उनके हालातों में से कुछ ना कुछ निकाल के लोगों को सुनाता रहूँ, और लोग ऐसे प्यार देते रहें। कपिल, हम पुरानी आपकी तस्वीरें देख रहे थे, काफ़ी बदल गए हैं आप। जी सर। क्या क्या बदला है? बटुआ थोड़ा मोटा हो गया है। पर एक्चुअली सर कहूँ तो बदला कुछ भी नहीं है, वही है सब कुछ। पर ये है कि अब जब बाहर जाते हैं तो लोगों का बहुत प्यार मिलता है, और ये जो न्यूज़ चैनल्स हम लोग देखते थे, आज वहाँ पे आने का मौका मिलता है, तो बदलाव तो हुए हैं, और बस यही है सर। मुझे जो आपका कैरेक्टर सबसे अच्छा लगता है जी, वो लाला रोशन लाल है। वो एक्चुअली सर ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ें मैंने जैसे कहा कि ऑब्जर्व करता था अमृतसर में भी, तो वहाँ पे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं कि संडे को ना मतलब घर पे नाश्ता नहीं करना, तो गाड़ी पे चले गए, वहाँ पे छोटी छोटी रेडियाँ होती हैं, तो बड़ा मज़ेदार खाना होता है। आप देखो, मैं कभी 5 स्टार होटल में हम लोग जाते हैं तो ऑब्वियसली उनका क्लीन होता है खाना, हाइजीनिक होता है सब कुछ, थोड़ा सा। पर ये जो रेडी में मज़ा आता है ना, आप कहते हैं ना कि पानी पूरी खाने का मज़ा 5 स्टार में नहीं, रेडी वाले से मज़ा आता है। पर अब लोग कई भी यही बोल देते हैं, लेकिन यार वो ना उंगलियां डाल के ऐसे पानी में देते हैं। मैंने कहा जो असली खट्टे का मज़ा है वो उंगलियों का ही तो होता है। बाकी रेसिपी तो उनकी भी सेम ही होती है। सो वैसे कैरेक्टर मैंने देखा है कि कोई पूरियाँ वूरियाँ खाते हैं जो संडे को आप अपनी गाड़ी के ऊपर रख के प्लेट में। तो कई लोग होते हैं ना कि जो किसी की बात सुनते हैं तो फालतू में अटेंशन लेने के लिए, किसी आदमी ने बोल दिया कि यार एक फलाने लड़के का MMS बन गया ऐसे, तो बड़ा मशहूर हो गया वो। तब इस आदमी को पता भी नहीं MMS होता क्या है, तो खाली फेंकने की आदत है और अटेंशन लेने की आदत है। अच्छा आपसे किसने कहा? भोला सा आदमी बेचारा कहता अरे वो टीवी में आ रही है, वो न्यूज़ आ रही है, वो MMS बना हुआ। अच्छा वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरी अपनी बेटी का बना हुआ है। कहते क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ मेरी अपनी बेटी का, ये तो कुछ नहीं, जो मेरी वाइफ है उनके 3-4 बने हुए हैं। तो मैं तो कहता भगवान सबको आपकी बहू बेटी का भी बने हो, थप्पड़ मारा खींच के, ये क्या बात कर रहे हैं आप? कहते नहीं इसमें कुछ गलत बात नहीं है, आपकी बहू बेटी अपने पैरों पे स्टैंड हो रही है, होने दे। बंदे को पता ही नहीं है उस बात का। तो वैसा एक्चुअली वो कैरेक्टर था। ये बड़े पुरानी बातें हैं सर, ये 7-8 साल पहले मैं ये करता था। आपने कभी सोचा कि आप फिल्म स्टार भी बनेंगे? क्या ये सारी जो दरवाजे खुले अपने आप खुलते चले गए या आपने धक्का लगाया इनमें? सर मैंने कभी धक्का नहीं लगाया। मैं एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस करता हूँ। जैसे आपने अभी यहाँ पे दिखाया लाफ्टर चैलेंज का मुद्दा जो, तो उसमें रिजेक्ट हुआ था, तो मेरा एक ही फोकस था कि मुझे इसमें सिलेक्ट होना है। उसमें पहले रिजेक्ट हुआ, फिर उसमें सिलेक्ट भी मैं हुआ, मैं फिर उसका विनर भी बना बाद में उसी शो का। सो उसके बाद फिर अपने एफर्ट्स करता गया, जिस लेवल पे भी किया, टीवी शोज़ करता गया थोड़े बहुत। उसके बाद मेरे मन में एक चीज़ थी कि मुझे अपना शो प्रोड्यूस करना है, बिकॉज अभी तक मैं जिन भी शोज़ में काम करता हूँ उनके हिसाब से करता हूँ, उनके फॉर्मेट में काम करता हूँ। इंसान को अपनी स्ट्रेंथ मुझे लगता है उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि वो क्या कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि आप आगे और कहाँ जाना चाह रहे हैं? सर इसके बाद मैं होटल जाऊँगा। हाँ उसके बाद नहीं फ्लाइट कितने बजे की? एक्चुअली सर मैं आप सच बताऊँ, मैं इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग करता नहीं हूँ। जैसे मैंने पहले बताया कि फिल्मों का मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे सिंगिंग करने का शौक़ था। हमारे स्कूल में जन्माष्टमी का एक फंक्शन होता था और एक गुरु नानक देव साहब का गुरुपुरब होता था, तो मैं भजन गाता था साल में 2 अपने स्कूल में ही। फिर कॉलेज आके सीरियस थिएटर करना शुरू किया। वो भी एक लड़की को मैंने देखा था तो मेरे को अच्छी लगती थी, मैं उस चक्कर में चला गया प्ले ज्वाइन करने। तो बाद में वो निकल गई प्ले में से, वो ठीक नहीं करती थी, तो मेरे को रख लिया उन्होंने। तो ऐसे हुआ, एक्चुअली एक्सीडेंटली हुआ ये भी।
ये तो क्यों आ गया? आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं जी। आप यहाँ पर हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है, और गाने में भी आप कॉमेडी उसमें कर देते हैं जी। आपके कैरेक्टर चले आते हैं, शमशेर कभी चला आता है उसमें जी। तो कुछ एक मैं एक्चुअली ना छोटी छोटी चीज़ें सर ऑब्जर्व करता रहता हूँ। मैंने एक बहुत साल पहले एक, जैसे आपने शमशेर का नाम लिया कैरेक्टर का, वो भी मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया था और उसके ऊपर मैंने एक ऐसे ही मनगढ़ंत फिक्शन ही बना ली थी कि दिल्ली में एक फंक्शन हुआ था, शिल्पा शेट्टी जब आई थी तो रिचर्ड गेर भी आए थे, उन्होंने किस कर दिया। तो मैंने कहा कि हमारे लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, भाई क्यों कोई आके बाहर से हमारी बहू बेटी को किस करे, हमारे अपने लोग मर गए। ये देखिए, ये पूरे तैयार श्यार होके बैठे, अंदर से तो आदमी होता ही ना कि हमारे अपने लोग करें। तो मेरा जो कैरेक्टर है पुलिस वाला शमशेर, उनको बड़ा गुस्सा आया कि यार ये क्यों हुआ। कहते मैं इसको पकड़ूंगा रिचर्ड गेर को। तो रिचर्ड गेर दोबारा इंडिया आए तो इन्होंने पकड़ लिया। अब रिचर्ड गेर को हिंदी नहीं आती, इनको इंग्लिश नहीं आती, तो इनकी कॉन्वर्सेशन कैसी हो रही है। ये रिचर्ड गेर को इन्होंने एयरपोर्ट पे घेर लिया, तो समझ में ना आया, पहले तो नाम भूल गए, अपने कांस्टेबल से पूछ रहे हैं यार ये कौन सा गेर था, चौथा के पांचवा, क्या नाम है इसका। हाँ वो अपना हेलो फेयर कम्प्लेक्शन। तो वो आदमी सुन नहीं रहा, उसको क्या पता किसको बुला रहे हैं। ओ अंग्रेजों के शक्ति कपूर, इधर आओ, इधर आके मुर्गा बन जाओ। व्हाट हैपेंड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। मैंने किया क्या है, इसको अंग्रेजी बेचारे को पता ना समझ में आए। किया क्या है, ये पप्पी क्या समझ के ली थी, तुम लोग क्या समझते, हम पप्पी लेना नहीं आता, हम लोग पंजाबी आदमी, अगर हम लोग अपनी औकात पे आ जाए तो हमारी पप्पी नहीं पप्पा होता 30 से 35 मिनट का, 30 से 35 मिनट का पप्पा, और जो हमारी मूछे दाढ़ी चुभेंगी वो अलग। तो बेचारा वो डर जाता है। रिचर्ड गेर कहता है सर आई एक्चुअली यू नो, जैसे आपके इधर नमस्कार होती है, हमारे इधर यू नो ये होता है। कहता है अच्छा अच्छा, तो ये तुम्हारी नमस्कार थी, तो तुम्हारी बाय बाय तो बड़ी खतरनाक होती होगी फिर। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सर मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, बाकी लोगों को ऑब्जर्व करते रहते हैं। मेरा हमेशा ये मानना है कि जो आदमी कॉमेडी करते हैं वो हमेशा आम लोगों में से ही निकलते हैं। शायद मैंने ऐसे जितना देखा है आज तक, क्योंकि कभी भी सर कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा तो मुझे नहीं लगता कभी कोई स्टैंड अप कॉमेडी करता नजर आएगा, कि जो पैदा ही बहुत बड़े बेडरूम में हुआ है, एसी रूम में हुआ है। हमें तो पैदा होते पसीने निकले हमारे, तो हमने वो दौर भी देखा है और आज भी देखा है। मैं छोटी छोटी चीज़ें ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि जब हम लोग ट्रेन में जाते थे तो आपने कभी देखा होगा कि अब तो खैर वो कल्चर रहा नहीं है, अभी भी है एक्चुअली, पर मोबाइल फ़ोन जब से आ गए तो ये सब ना आदमी दूर हो गए एक दूसरे से। पहले तो आप देखो अमृतसर से ट्रेन चलती थी, आप दिल्ली तक जाते थे, कुछ लोग तो अपने बच्चों के रिश्ते तय करके निकलते थे, निजामुद्दीन स्टेशन पे गले लग के मिलते थे। अब फ्लाइट में चले जाओ आप, वहाँ पे तो खैर बिजनेस क्लास में जो लोग बैठे रहते हैं वो पता नहीं जैसे फ्लाइट टेक ऑफ होती है अपना लैपटॉप निकाल लेते हैं, अच्छा नेटवर्क आ नहीं रहा था, पता नहीं कौन सा बाप वाला बिजनेस कर रहे होते हैं बैठे वहाँ पे। आपने ये जो शमशेर सिंह नाम चुना, आपकी पूरी फैमिली जो है वो पुलिस से है, तो शमशेर सिंह आपकी कोई फैमिली में था, और वो जो उसकी एक आवाज़ है बड़ी टिपिकल, जी देखते ही किसी सरदार जी का चेहरा मुझे हर बार याद आता था। पंजाब पुलिस हमारी जो है बड़ी हाजिर जवाब होती है। एक्चुअली पंजाब में आप जितने भी देखो ना गांव के लोग, उनके वो हाजिर जवाब बड़े होते हैं, क्योंकि मेरे फादर पुलिस में थे और मैं पुलिस क्वार्टर में मेरा जन्म हुआ था, तो बड़ी सारी पुलिस थी आसपास। मैं तो घबरा गया, मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया, पैदा होती इतनी पुलिस है। पर मैंने सर बड़ा करीब से देखा है। एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं, जब कोई व्यंग करता है, जब कोई कॉमेडी करता है, तो वो पुलिस वालों के ऊपर मजाक बनाते हैं, या पुलिस ऐसा करती वैसा करती है। मेरा शायद उनको देखने का नज़रिया दूसरा था, क्योंकि मेरे फादर खुद पुलिस में थे। इतनी मेजर सर्जरीज होने के बाद, कैंसर का पेशेंट थे वो, सुबह 4 बजे कभी उठ के जाना पड़ता था उनको, रात की शिफ्ट होती थी, कभी कभी 6-6 दिन ड्यूटी लगती थी कि प्रधानमंत्री अमृतसर आने वाले हैं माथा टेकने, तो 6-6 दिन से वो खड़े हैं। प्रधानमंत्री आए, ऊपर से जहाज से निकल गए, तो बेचारे नीचे खड़े हैं। सो मैंने वो रूप देखा है सर उनका। सो पर हाँ, मैंने बड़ा बारीकी से ऑब्जर्व किया है। जब एक्चुअली मैं लाफ्टर चैलेंज विन करके गया था ना, तो एक पुलिस ऑफिसर थे एक्चुअली, उनसे पहले भी एक्चुअली मैं आवाज़ एक ही पकड़ कर रखी, क्योंकि मुझे टोन जी बड़ी अच्छी लगती थी। पर हमेशा मेरे साथ ऐसे ऐसे किस्से होते रहे। मैं पुलिस लाइन में गया तो 1-2 लोग फोटो खिंचाने लगे, तो एक थे इंस्पेक्टर, उन्होंने नहीं देखा होगा टीवी, तो मुझे बुला ले, कहते इधर आओ। मैं कहा जी सर, ये फोटो खिंचा रहे तुम्हारे साथ, क्या करते हो तुम? तो मैं कहा सर मैं तो मतलब ऐसे ही, मैं कहा मैं लाफ्टर चैलेंज का विनर हूँ। अच्छा, उनको नहीं समझ आया लाफ्टर चैलेंज का विनर क्या मतलब क्या करते हो? मैंने कहा सर लाफ्टर चैलेंज। अच्छा अच्छा अच्छा, प्राइवेट कंपनी है कोई? मैंने कहा नहीं सर, ये ऐसे कभी आपने प्रोग्राम देखा होगा, वो सिद्धू जी आते हैं उसमें, तो फिर कहीं उनको याद था थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, हाँ देखा मैंने सिद्धू यार, उसमें कोई भी आ सकता है। मैं कहा बिल्कुल सर, अभी तो लड़कियां भी आ रही हैं, मतलब अच्छी कॉमेडी करती हैं वहाँ पे, लड़के भी आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, को एजुकेशन है? मैंने कहा हाँ जी सर। तो वैसे ही कोई होता ना, कोई इनोसेंस में कभी कोई आदमी बोल देता है, तो मैं पकड़ता रहता हूँ ऐसी चीज़ें। बड़े पर्दे वाले ये तो नहीं कहते छोटे पर्दे वाले से कि मेरे अंगने में तेरा क्या काम है? एक्चुअली मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है, बच्चन साहब ने गाया जब वो हमारे शो में आए थे, तो हमने सुना भी था उनसे। तो
मैं गाऊं? सॉरी बच्चन साहब आपका गाना गाने के लिए कह रहे हैं, पर इनको मना नहीं कर सकते अभी। अरे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला टंग 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 का म्यूजिक बजता है, अरे जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है। बच्चन साहब का बेस बहुत भारी है उनकी आवाज़, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा था पर नहीं निकलता। गाना आपने सीखा हुआ है? आप गाना गाने के लिए वहाँ पहुँचे थे? सर मैंने सीखा नहीं था एक्चुअली, मैं यूथ फेस्टिवल्स में जैसे थोड़ा बहुत गाते थे, या हमारे जो म्यूजिक टीचर आगे चल के कॉलेज में जो स्पेशली आते थे हमें तैयार करवाने, हालांकि स्कूल में ऐसा म्यूजिक सब्जेक्ट था नहीं, ना कॉलेज में था, पर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे वो हायर करते थे यूथ फेस्टिवल के लिए तैयारी करवाना। बाकी मैंने सर जब कॉलेज से बाहर निकला तो उसके बाद काम करना था, कुछ पैसे कमाने थे, तो क्या करते, तो मैं ऐसे स्टेज शो करता था दूसरे सिंगर्स के साथ, मेन में भी नहीं, कोरस पीछे करना, पर वो बड़ा मुश्किल होता था सर। वो भी मतलब शाम की बिल में से पैसे निकालने वाला हिसाब होता था, मतलब किसी शो में चले जाना, ऐसे ही शादियों के शोज होते थे। अच्छा, तो जो जिन्होंने शो करवाया, जिन्होंने पैसे सिंगर को बुलाया, मैं सिंगर के पीछे खड़ा हूँ, पीछे पीछे लाइन रिपीट करनी, कोरस करना। तो कभी कभी जो लड़के का जीजा है कोई उठ के पी के दारू पे गोली चला रहा है, और उस समय सुर बिगड़ जाते हैं सबके, कोई कितना भी क्लासिकल सीखा हो सुर हिल जाते, सामने बंदूक चल रही हो ना, तो मेरे को बड़ा डर लगता था, सीधे बंदूकें चल रही हैं और उसमें फरमाइश भी करते हैं फिर ऐसी। फिर मैंने और भी बड़े सारे सिंगर्स से मैंने ऐसे डिस्कस किया, मैंने कहा आप सब लोग जैसे दलेर पाजी हैं, मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ उनका, मैंने उनसे पूछता, मैंने कहा पाजी आपने इतना स्ट्रगल किया है आप भी, तो उन्होंने भी अपने मुझे किस्से सुनाए, तो मुझे लगा कि यार ये सबके लिए बड़ा मुश्किल ही होता है, सब ये दौर देख के ही आते हैं। सो बड़ी बार ऐसा होता है कि ऐसे पिस्तौल निकाल के बोलते हैं ये गाना सुनाओ, आदमी को आता भी नहीं, पर शुरू कर देता है कि कोई नहीं पहले ये शुरू करूँ, उसके बाद ये नाचेगा, तो फिर चाहे अब मैं उसको धुन को ही लहराता जाऊँ, इसको खुश रखो भाई, कहीं गोली ना मार दे। पर इसमें आपने भीमसेन जोशी को गा दिया और काफ़ी अच्छा गाया। सर शुक्रिया, आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, पर वो मुझे इसलिए पसंद है, मैं बचपन में सर दूरदर्शन पे गाना आता था मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो मैंने वो उनका सुनता था, तो मुझे बड़ा मजा आता था उनको सुन के, तो ऐसे ही फॉलो करता था सर। और कई लोग मुझे गाले में देते, तेरी हिम्मत कैसे हुई पंडित जी के आवाज़ निकालने की, कॉपी कैसे करता है तू, पर मैं ऐसे ही अपने शौक के लिए या लोगों को खुश करने के लिए तो उनके ऊपर माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है। और मुझे ऐसा लगता नहीं है ये कलाकार जो होते हैं ये कभी जाते हैं दुनिया से, क्योंकि जिनकी आवाज़ हम लोग सुनते हैं, सो मुझे लगता नहीं है कि हमसे दूर गए हैं, तो मैं उनको कभी ना कभी ऐसे सुन के तो ट्राई करता रहता। सर आज बुरा फंसा दिया आपने तो उनका एक बड़ा मज़ेदार स्टाइल है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। इसमें आप आगे जा रहे हैं और कि होना चाहिए ना आगे, है ना, आपका तो कुछ नहीं जा रहा, बैठे होना चाहिए, फरमाइश करते शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। पर सर वो बड़े गुणी लोग हैं, मैं तो ऐसे ही कॉपी करता हूँ सुन सुन के, मेरे बस का नहीं है, तो ऐसे ही आपने कहा तो मैंने सुना दिया। एक सिंगर है हरिहरन साहब, तो मैंने ऐसे अब मनगढ़ंत एक कहानी बनाई कि वो इतने अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, जब कभी वो किसी ऐसे फंक्शन में चले गए, किसी पुलिस के फंक्शन में चले गए, तो उनको किसी ने बोला कि पुलिस वाले सब बैठे हुए थे, तो वही शमशेर टाइप कैरेक्टर, तो अपना गाना गा रहे हैं जो उनके काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग्स हैं, पर लुक्स अपनी के साथ वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो इस बार उन्होंने छोटी वोटी रखी थी, दाढ़ी बढ़ाई थी थोड़ी, तो उन्होंने पहचाना नहीं, तो गाना गा रहे थे अपना, तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ। तो एक पुलिस अफसर पूछते अपने असिस्टेंट से, बात सुनो ये कौन है भाई साहब? कहते सर ये हरिहरन है। कौन? कहते हरिहरन। ये चीर हरन तो सुना था, हरिहरन मतलब? कहता सर ये बहुत बड़े सिंगर है। तो अच्छा तू ही रे, इनको कोई मुनीशिला सुनाए। कहते नहीं मैं ऐसे गाने नहीं गाता, मैं अपने गाने गाता हूँ। तो वहाँ से पिस्तौल निकाल, गाना तो आपको पड़ेगा, मुन्नी रे तेरी कहाँ गई। ऐसे ही पंगे लेता रहता सर, मेरे को फंसाएंगे आप। अपने शो में करता हूँ तो लोगों को पता लाइट मूड में, हमको लगेगा कि एबीपी न्यूज़ में बैठा बड़ी सीरियस बातें हो रही थी, तो ये फिर मजाक उड़ा रहा है। पर ये मजाक नहीं सर, मेरा प्यार है, मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं उनकी कॉपी करता हूँ जी। ये लाइन भी रख लेना तो उनको अच्छा लगेगा। एक सर्वे हुआ और उससे पता चला कि बिहार की जनता चाहती कि सबसे चर्चित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और उसके बाद हमने सुना कि पूरी बीजेपी पार्टी आपके पीछे पड़ गई। ये लाइन आप रिपीट करेंगे जरा?
पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो ऑफिशियली तो आपने ये मजाक में पूछा कि सीरियसली बोल रही हैं आप? आप कैसे लेना चाहते हैं? आप सीरियसली चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बन जाएं बिहार के? देखिए मैम, मैं आपको साफ साफ बताऊं, मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं। मैं कहीं पे भी जाऊं, चाहे बिहार जाऊं, चाहे झारखंड जाऊं, चाहे असम जाऊं, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कहीं पे जाके पॉलिटिक्स में घुस जाऊं और जो दूसरी पार्टी के लोग हैं जो मेरा शो देख के बड़ा पसंद करते हैं, मुझे सडनली मेरे विरोध में हो जाएं और कहें कि नहीं नहीं, ये इसका एपिसोड देखिए, उसमें ये गलत कर रहा था, ये कर रहा था। सो मुझे, और मैं समझता भी नहीं इस लायक, बिकॉज ये मुझे राजनीति का ABCD भी नहीं पता है। सो पर अगर ऐसा कुछ है तो आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। क्या बोलते हैं सर? बीच बीच में अंग्रेजी क्यों बोलने लग जाते हैं? सर मैं आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश एक्चुअली, क्योंकि मैं अपने लोगों के साथ पहले बोलता नहीं था। मुझे कोई अंग्रेज आता था ना अमृतसर में भी, तो गोल्डन टेम्पल देखने आते थे, मैं उनके साथ ट्राई करता था, क्योंकि अंग्रेज लोग कभी गलती नहीं निकालते सर, वो थॉट पकड़ते हैं। उनको पता चल गया कि ये बंदे ने टी, तो मतलब ये है कि चाय पूछ रहा है आपको। यहाँ पे पूरा पूछना पड़ता है, डू यू वांट सम टी? यार ठीक है, थॉट पकड़ो आदमी का, पूरी अंग्रेजी क्यों झाड़ते हो? सो आजकल मैं थोड़ा इंप्रूव कर रहा हूँ सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी तुलना अक्सर राहुल गांधी से करते रहे, और अपनी पिछली चुनाव रैली में तो उन्होंने ये भी कह दिया जी कि कपिल शर्मा का टीवी शो अब जल्द ही बंद हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी के जो भाषण हैं वही काफ़ी हैं, उनको देखने के बाद मनोरंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो तुलना कर रहे हैं और जिनसे कर रहे हैं वो दोनों बहुत बड़े लोग हैं, और प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए आपस में उनकी जंग थी। सो अगर मेरा नाम आता है तो मैं इंजॉय करता हूं सर, बड़ी बड़ी हस्तियां मेरा नाम ले रही, इंजॉय करते हैं और क्या है। सो मुझे तो खुशी होती है, पर वो किस वे में लेते हैं वो उनका नजरिया है। बाकी मैं, क्योंकि मेरी कम रुचि है पॉलिटिक्स में, पर मोदी साहब को मैं फॉलो करता रहा हूँ, बिकॉज एक इंस्पिरेशन मिलती है उनसे भी मुझे, क्योंकि एक छोटी सी जगह से उठ के वो इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। मेरी तो हमेशा इच्छा रही है कि मैं भी कभी उनको अपने शो में बुलाऊं, और वो हाथ ही नहीं आ रहे सर, अभी तो PM बन गए ना। कैमरा इधर है, आप इस पे जाकर सीधे अपील कर सकते हैं, क्योंकि वो इस तरह के शो देखते हैं। मैं जरूर चाहूंगा कि मोदी साहब मेरे शो में आए, और जैसे सर आपके चैनल्स पे जब बैठते हैं पॉलिटिशियंस, तो एक दूसरे के ऊपर वो उनकी पार्टी, उनकी खामियां निकालते हैं, वो उनकी निकालते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे शो में जब मोदी साहब आए तो मैं उनकी एक स्ट्रगल की स्टोरी है, मैं वो उनके साथ डिस्कस करूं, और जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनको सीखने को मिले कि अगर कोई छोटी सी जगह से उठ के एक आदमी इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। ये तो ऐसा देश है जिसमें दो चीजों पे हर किसी की कोई ना कोई राय होती है, एक क्रिकेट और दूसरा पॉलिटिक्स। जी, किसी से भी पूछ लो। आप क्यों कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स से आप इतना बचते क्यों दिखाई सर? बचने की बात नहीं, एक्चुअली कभी इंटरेस्ट नहीं रहा मेरा। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कभी आज तक भाषण नहीं सुने, कभी किसी का भी भाषण नहीं सर, बहुत कम। मैंने एक बार मोदी साहब का भाषण सुना, जब ये अमेरिका में गए थे, मेडिसिन स्क्वायर में उन्होंने भाषण दिया। उस समय वो इसलिए ऐसा हुआ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि PM मोदी पहले ऐसे PM है जो सब यंगस्टर्स को साथ लेके चलते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे वो सिंगर्स हो, चाहे हमारी फिल्म इंडस्ट्री से। उनको ये लगता है कि ये अपने अपने लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, इनको लोग फॉलो करते हैं। सो मैं अगर इन सबको साथ लेके चलूँ किसी भी मुहिम, जैसे आप स्वच्छता अभियान की बात कर लें, तो उन्होंने मुझे भी नॉमिनेट किया, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। सो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे इंटरेस्ट होता है उनको सुनने में, सो मैं उनको सुनता हूँ कभी कभी। 1-1.5 साल पहले मैंने आपको एक अवार्ड्स फंक्शन में देखा था, और उस वक्त आपने कहा था कि आप अरविंद केजरीवाल जी के बहुत ही बड़े फैन हैं और समर्थक हैं। अभी भी आप उनके फैन हैं? मैंने जब इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड लेने गया था, मुझे याद है, तो मुझे लगता था कि यार शाहरुख खान उसमें नॉमिनी है, फरहान अख्तर उसमें नॉमिनी है, तो मुझे क्यों मिलेगा? सो मेरा जो ढंग है बात करने का, केजरीवाल साहब सामने बैठे थे तो मैंने कहा, मैं आ नहीं रहा था पहले कि हो सकता है मुझे मिले ना मिले, लेकिन मेरी माँ ने कहा, उन दिनों वो नए नए जीते थे तो अभी CM बने नहीं थे, मैंने कहा कि मेरी माँ कह रही थी कि बेटा चला जा, तुझे भी मिल सकता है अवार्ड, हो सकता है, क्योंकि आजकल आम आदमी का सीजन चल रहा है। तो मैंने इस वे में उनको कहा था, और मैंने ये भी कहा था। और सर, डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब यही है कि जो आदमी अच्छा है, जिसके इन्फ्लुएंस में आती है पब्लिक, उसको आगे आना चाहिए। जैसे उनका इंटरेस्ट है अगर पॉलिटिक्स में, तो वो आए, और उनको लोगों ने CM बनाया भी। सो मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं तो मैं उनको ये कहूंगा कि वो नेगेटिव है। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी कुछ अच्छा ही करना चाहते होंगे और अच्छा ही करना चाहते हैं, पर कई बार क्या होता है कि आपको प्रॉपर उतनी टीम शायद नहीं होती है या उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। सो मुझे ऐसे लगता है जो मैं न्यूज में देखता हूं सर। बाकी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या आप अभी भी उनके फैन हैं? मैं बिल्कुल फैन हूं, ऐसी बात नहीं है। आप देखिए, काम आदमी है, वो कहां से उन्होंने शुरू किया। वो आके पहले तो उन्होंने अन्ना हजारे साथ उन्होंने उस मुहिम में बैठे, और उसके बाद में उन्होंने पब्लिक को इतना अपने साथ कर लिया कि वो CM बने। अब जब वो CM बने तो पूरी की पूरी सीटें वो लेकर गए। सो अगर उनके पब्लिक उनके कहने में है, उनको मानती है, तो मैं उस चीज का फैन हूं उनका, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ही बोल रहे हो ना
जी बिल्कुल मैं ही बोल रहा हूं सर, क्योंकि ये मैं ही बोल सकता हूं सर, क्योंकि मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं, सो मैं इसलिए खुल के बोल रहा हूं। सर आप जो बोल रहे हो वो बड़े बड़े धुरंधर एक्सपर्ट बैठ के बोलते हैं, वही बोल रहे हो आप, बल्कि कम शब्दों में बोल रहे हो। इसका मतलब ये है कि मैं भी आ सकता हूं पॉलिटिक्स में? नहीं सर, मैं जो कर रहा हूं मैं उसमें बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे सारी पार्टियां लाइक करती हैं। कपिल शर्मा की पकड़ अच्छी है, एक बात तो ये साफ हो गई है जी। हम पिछले 2 साल 2.5 साल से देख रहे हैं, जब से वो शो शुरू हुआ है, उसमें शमोना आपकी पत्नी के रोल में है, और जितनी भी कॉमेडी उनके अराउंड फोकस है वो सब उनका मजाक उड़ाना है। आप हर एपिसोड में उनके होठों का मजाक उड़ाते हैं, उनके आंखों, उनके चेहरे का। तो इस तरह की कॉमेडी एक तो थोड़ी पुरानी हो गई है, और दूसरा कहीं ना कहीं अपमान भी है, कई महिलाओं को बुरा लगता है। तो आपको नहीं लगता थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए उस सर? एक दिन के लिए ना मेरा शो छोड़ के कई और शो देख के देखिएगा। मेरे शो के बारे में बातें इसलिए होती हैं क्योंकि बहुत पॉपुलर हो गया। आप देखिए, ये यूनिवर्सल सच है, अगर आप किसी भी कॉमेडी शो में देखें ना, बड़ा इजी होता है बिलो द बेल्ट उतर जाना। आज हमारे शो को बच्चे पसंद करते हैं, अपने माँ बाप के साथ देखते हैं। सो मुझे लगता है कि अगर एक छोटी मोटी बात को लेकर अगर कोई बवाल उठाता भी है कि आप अपनी बीवी का मजाक उड़ाते हैं, नहीं, सो मैं उन चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर कर देता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि बाकी जनता जो है खुश हो रही, 2.5 साल से टचवुड नॉन फिक्शन में नंबर 1 है। सो सर, मैं कोई, मुझे भगवान ने कोई आइंस्टाइन वाला दिमाग तो बना के भेजा नहीं कि मैं कि बम फोड़ दूंगा एकदम से। मैंने एक छोटी सी कोशिश की। सो अगर मैं करता हूं तो हो सकता है मैं गलतियां भी करता हूं, सो मुझे उस चीज़ का मलाल कोई नहीं है सर। और आप ये भी देखिए, वो मस्ती मजाक में होता है। मियाँ बीवी आप सब मेरे ख्याल से तकरीबन तो शादीशुदा ही हैं। आप भी शादीशुदा हैं? आप नहीं है? आप लेट नहीं हो रहे? अच्छा, तो कई बार होता है कि हम लोग, ये यूनिवर्सल सच है सर, यू नो, एक 2 बर्तन होते तो खटकते हैं। वही मैं अपने शो में दिखाता हूँ। मेरी अपब्रिंगिंग जैसे हुई है, मेरे माँ बाप जब थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे हंसी मजाक में, तो मेरे पापा हमेशा मेरे नाना नानी का मजाक उड़ा देते थे, मेरी मम्मी मेरे पापा के रिश्तेदारों का। तो मैंने जैसे क्या कहते थे? बड़ी पुरानी बातें हैं। सो मैं उसको अपने अंदाज में कह देता हूँ। सर मुझे नहीं लगता है सर कुछ पुराना है, अगर लोगों के चेहरे पे स्माइल आ रही है। ये जो पूछ रहे हैं सवाल, ऐसा आप कहते क्या हैं? आप क्या कह देते हैं? कुछ नहीं, मैं कभी कभी बोल देता हूँ उसको कि तेरे बाप को हमारे घर में नहीं रहना चाहिए, क्यों एक दामाद के घर पे ससुर रह रहा है। ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं हर चीज में। सर देखिए, आज आप कह रहे हैं कि आपका शो नंबर 1 है, तो वो चीजें पसंद की तभी। आप अपने न्यूज में देख लीजिए, आप कितना कुछ बदलाव आया। आप भी कुछ ना कुछ नया करते रहते। पहले की न्यूज आप देख लो सर, पहले कैसी न्यूज होती थी? जब एक ही सरकारी चैनल होता था, एक आदमी एक न्यूज पढ़ता था, उसका इंटरेस्ट भी नहीं होता था। बिल्कुल लगता था इनको चेक लेट हो रहा है, तो वो खुशी वाली खबर भी दुख से ही सुनाते थे। भारत ने श्रीलंका को इतने स्कोर से हराया, तो ऐसा लग रहा था इन्हीं की वजह से हारा श्रीलंका, जो न्यूज पढ़ रहे हैं। अब देखो आप कितना कमर्शियल। आप ही के चैनल पे एक प्रोग्राम आता है, ध्यान से देखिए ये कातिल, वो इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं सर बच्चा अपने बाप बहुत पसंद है ना। आप इसमें आपको और भी लाइन आती है इसकी कोई? सर मुझे बड़े पसंद है। अच्छा जरा सुना दीजिए एक बात। यहीं कहीं तो नहीं कही। मुझे बड़े पसंद है एक्चुअली, वो उनका स्टाइल अच्छा है सर। तो न्यूज सुनने, मुझे न्यूज सुनने से ज्यादा मुझे उनका जो एक्सप्रेशन है, उनकी डिलीवरी है, उसमें मजा आता है। मुझे जब किसी के बारे में न्यूज बताते हैं ना कि पकड़ा गया कातिल, ये वो जब भी बताते हैं, मतलब कि ध्यान से देखिए इस कातिल की फोटो। कातिल की फोटो बाद में दिखाते, पहले मैं उनकी तरफ देता हूँ, कहीं अपनी बात तो नहीं कर रहे। सर ऐसे ही चलाइएगा, मत काट दीजिएगा। मेरे बड़े फेवरेट हैं, उनको बोलिएगा आप। एक बात जो आप जब भी याद करते हैं अपने पिताजी की, तो आप बहुत गंभीर होते हैं। बहुत, एक 16 साल के थे जब आपको जब वो गए। आज जब आप इतने सफल हो गए हैं, आपको उनकी बहुत याद आती है? सर सच्ची में बहुत आती है, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ है अभी, और सिर्फ पिताजी मेरे साथ नहीं है। सो मुझे यही लगता है, क्योंकि दिल्ली में उनका देहांत हुआ था, यहाँ पे सफदरजंग हॉस्पिटल में। मुझे यही लगता है कि यार कि बुरे वक्त में उन्होंने बहुत बुरा वक्त देखा, और बड़े जिंदा दिल इंसान थे वो, आर्टिस्ट आदमी थे। पुलिस में भले ही थे वो, लेकिन दिल उनका आर्टिस्ट वाला था। तो ये सब जो रिदम विदम प्ले करता हूँ मैं, या मैं गाना गाता हूँ, ये सब उनमें क्वालिटीज़ थी, तो उन्हीं से मुझ में ट्रांसफ़र हुई हैं। तो मैं मिस करता हूँ उनको कि यार आज मेरे फादर होते तो आज हम लोग जैसे अमेरिका गए, मेरे साथ 25-30 लोग और गए जो हम लोग शो करने गए, तो आज मेरे फादर होते, मैं उनको लेके जाता, वो भी दुनिया देखते। वो कभी बम्बे तक नहीं गए सर, वो कभी आज तक फ्लाइट में नहीं बैठ के देखा उन्होंने, ऐसे ही चले गए दुनिया से। सो मैं मिस करता हूँ उनको सर बहुत। सो पर ठीक है, यही लाइफ है, एक आए हैं तो जाना भी है किसी ना किसी दिन। सो ठीक है। पर आपकी अम्मा हैं अभी, और ये बताते हैं कि जो आप, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो आपसे 20 ही है, 19 नहीं है। जी सर, उनका बहुत मज़ेदार है। मैं बहुत हंसता हूँ उनको, कभी कभी ऐसी बातें कर जाती हैं। मैं उनको बड़ी बार बोलता हूँ, मैं कहा मम्मी आप ना, अभी मैं फेमस हो गया हूँ, तो अभी आप, अब तो खैर ये आज से मैं 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब लाफ्टर चैलेंज विन करके गया था। तो अब तो खैर वो जाती नहीं है कभी सब्जी वगैरह लेने, क्योंकि उनके घुटनों में प्रॉब्लम रहता है, तो सब लड़के वगैरह लेके आते हैं। तो वो हमेशा ना कभी फ्रूट लेना या सब्जी लेनी तो बार्गेनिंग करती थी। एक बार फ्रूट वाले मैं चला गया, मैं कहा मम्मी आपको सेब खाने के लिए मैंने रोज़ कहा था, खाया करो, आपके लिए अच्छा है। तो उन दिनों में सर सेब हो गए थे कोई 160-180 रुपये किलो, तो उसने खाना बंद कर दिया।
तो मैं अमृतसर गया तो मैंने देखा, किचन में जाके देखा कुछ सेब वेब थे नहीं। मैं कहा मम्मी तुम ऐसे बोल रही झूठ, कहती नहीं बेटे आ ही नहीं रहे सेब। मैं कहा आ तो रहे हैं, थोड़े महंगे हैं, पर तुम जाके लेके क्यों नहीं आई। मैं बिठाया गाड़ी, मम्मी को ले गया मैं। तो मैंने कहा मैं 10 किलो सेब ले रहा हूँ। नहीं 10 किलो खराब हो जाएंगे, कीड़े लग जाते हैं। मैं चलो 5 किलो ले लो, रोज खाने, ठीक है। अब मम्मी का दिल कर रहा है कि मैं 5 रुपए कम करवाऊँ तो मैं करने ना दूं, तो मैं मम्मी को घूर रहा हूँ, मम्मी नहीं कम करने, क्या 10 रुपए ज्यादा लेगा, 1 किलो 50 रुपए ज्यादा ले लेके क्या हो जाएगा। तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, 4 लोग पहचानते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो इतने में सर फ्रूट वाली दुकान थी, वो सड़कों के किनारे लगे रहते हैं मेरे सर। एक मोटा सा चूहा निकला, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, अब नहीं रहा जाता ना, आदत है। मैं कहा यार तेरे चूहे बड़े मोटे मोटे हैं, फ्रूट खाते होंगे पक्का। तो मेरी मम्मी कहती हाँ, जो 5 रुपए कम नहीं करता है चूहों को खाने देता होगा। तो उसमें वो इनोसेंस है गाँव की, तो वो हाँ बिल्कुल, मैं बहुत हंसता हूँ उनकी बातें सुन के। जी, कोई ऐसी चीज हुई जो आपको लगा कि यार ये मुझे मिल गई, मतलब आपने देखी थी, आप चाहते थे और सडनली आपने अचीव कर ली? बहुत बार ऐसा फील होता है, आज भी मुझे कभी कभी फील होता है। जब मैंने धर्मपाल जी के साथ पहली बार शूट किया, मैं एक्चुअली फ्लाइट में पहली बार उनसे मिला, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, तो तू बड़ा अच्छी कॉमेडी करता है। तो मुझे लगा कि अच्छा धर्मपाल जी मुझे जानते हैं। फिर जब पहली बार बच्चन साहब के साथ शूट किया तो उनको मिला, उन्होंने मुझे प्यार से बुलाया, मुझे लगा अच्छा मुझे जानते हैं। फिर अभी हाल ही में मैं राष्ट्रपति भवन गया, मैंने उनको इतना करीब से देखा, अच्छा सडनली मुझे लगने लगा कि मैं बहुत समझदार हो गया हूँ। मैंने बड़े ध्यान से पूरा इंग्लिश में स्पीच सुनी उनकी, तो मैं बड़ा प्राउड फील करने लगा। तो राष्ट्रपति भवन में बैठना बड़ा एक प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। उस समय फील होता है कि हाँ कुछ अचीव किया है, शायद इसीलिए हम आज यहाँ बैठे हैं, उस समय लगता है। पर ये नहीं है कि अच्छा लोग जानते हैं तो मैं लाइन तोड़ के आगे निकल जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, क्योंकि पब्लिक नहीं बनाया। तो आप ऐसा करोगे तो जल्दी से गिरा भी देते हैं वो लोग। ये कभी एक ऐसा भाई भाव आता है कि इतने टेंशन में लोग रहते हैं, इतनी परेशानियां हैं, पर वो जब मेरे शो के लिए 1 घंटे आते हैं जी, कम से कम उस समय वो टेंशन से दूर एक हंसते हैं, गाते हैं। और सर बड़ा सुकून मिलता है इस चीज़ से, क्योंकि पैसा शोहरत आप कोई भी आदमी कमा लेता है। आज मेरे ख्याल से मैंने सड़क पे गोली चला दी होती ना, तो आप ज़्यादा खबर चलाते। मेरे ध्यान से देखिए कपिल शर्मा ने ये किया है, तो हम लोग आज बैठ के आराम से बातें कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरे काम की वजह से प्रशंसा मिली है, लोगों का प्यार मिला है। मैं सर सियाटल में गया था, अच्छे अभी कॉमेडी नाइट्स लॉन्च भी नहीं हुआ था, तभी छोटे ऑडिटोरियम में शो था, हम लोग 5-6 लोग गए थे। एक बूढ़ी औरत थी, कोई होगी 70-75 के आसपास, शी वॉज फ्रॉम होशियारपुर, उनका बेटा डेंटिस्ट है होशियारपुर अमेरिका में। सर वो पूछ रहे हैं कि आपसे कोई मिलना चाहता है, तो मैंने कहा हाँ जी भेज दीजिए। तो वो लेडी आई, उन्होंने इतना सारा साग बनाया, इतनी सारी रोटियां बना के लेके आई। अच्छा वो तो रोज टीवी पे देखती थी, तो इसलिए वो उनके लिए फैमिलियर है। तो मैं तो नहीं जानता, मैं पहली बार मिला हूँ। कहती बेटा मुझे पता है तू सियाटल आया है यहाँ पे, तो मैं पिछले 2.5 साल से यहाँ पे हूँ। तो ये खाना यहाँ पे ना इंडियन बहुत कम मिलता है, जो इंडियन रहते हैं अपने घरों पे बनाते हैं, लेकिन तुझे बाहर नहीं मिलेगा। मैंने सोचा कि यार पैसा तो कोई भी कमा लेता है, शोहरत भी बहुत लोगों को मिल जाती है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये जो मेरे लिए साग लेके आई हैं, ये कहती मुझे मेरे गाँव की याद आ गई, तूने मेरे गाँव की बातें की। सो वो जो प्यार है ना लोगों का सर, वो बड़ी एनर्जी देता है। शादी के बारे में आपकी क्या राय है, आप शादी करेंगे? नहीं सर, मैं बाकायदा शादी करूंगा। अच्छा, पर जब भी किसी लड़की से प्यार हुआ ना, तो भाग जाती रही सब कि काम नहीं करता, नहीं क्या है संभालेगा हमें, हमारे तो मेकअप का खर्चा नहीं उठाएगा। पर अब ये है कि अब मुझे लगता है कि पहले काम पे फोकस करना चाहिए। तो अगर काम पे फोकस करते हैं तो वो भी ज़्यादा खुश रहेंगी। मैंने देखा बीवी को खुश रखो, आप उसको शॉपिंग में डाल दो, उसको वहाँ पे भेज दो, वो ज़्यादा खुश रहती हैं। सर मैं लोगों को हंसाता हूँ, तो मुझे लगता है कि अभी मुझे खुश रहना चाहिए। आपके शो पे बहुत सारे स्टार्स आते हैं। अच्छा मुझे लगा मंदाकिनी जी चली गई इंडिया से बाहर, आप तो इधर ही हैं। आप बड़ी प्यारी लग रही हैं एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच। मैंने इसलिए आपको कहा कि आप मुझे थोड़ा डिफिकल्ट सवाल ना पूछे। मैं आपसे बहुत आसान सवाल पूछूंगी जी। आपके शो पे जितने भी स्टार्स आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको प्रमोट कर रहे होते हैं जी। परंतु अब जब उनको पता चलता है कि आप उनके कंपटीशन में आ रहे हैं, आप मूवी में हीरो बनना चाहते हैं जी, उनके रिएक्शंस क्या होते हैं? मैंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भगवान मुझे इतना लोगों का प्यार मिलेगा और मेरा शो इतना सक्सेस होगा। सो मैंने हमेशा ही बड़ा डर के चला हूँ कि मेरे से कभी कोई ऐसी गलती ना हो जाए, मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकले कि मैं किसी को हर्ट करूं। सो मैंने हमेशा सबको रिस्पेक्ट दी है, बदले में मुझे भी हमेशा रिस्पेक्ट मिली है और सब मुझे बेस्ट विशेस भेजते हैं और सब ने एक्चुअली मेरा साथ ही दिया है। सो मुझे कभी नहीं ऐसा लगा कि किसी को ऐसा लगता है कि कंपटीशन, और मुझे ये लगता भी नहीं है कंपटीशन। आप देखें, अगर मैं कौन सा यहाँ पे बड़ा 6 पैक बना के लॉन्च हो रहा हूँ या मैंने कोई डांस में महारत हासिल की है, मैं बड़ा हार्डकोर एक्शन कर रहा हूँ, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे आता है, जिसमें मैं ईजी फील करता हूँ और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई फील करता है मेरे बारे में। सो आप पोकर फेस बना लेते हो जब आपकी खिंचाई होती है शो में जी, तो ये कहीं ना कहीं लेट जसपाल भट्टी की भी याद दिलाता है। वो भी ऐसे ही पोकर फेस
कॉमेडी करते थे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि कहीं आप किसी टेलीविजन कॉमेडियन या फिल्म कॉमेडियन से इंस्पायर हुए हैं या इन्फ्लुएंस रहा है? बिल्कुल, जसपाल जी को मैं बहुत एडमायर करता रहा हूँ। मैंने उनको बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं, और सिर्फ जसपाल जी नहीं, क्योंकि जसपाल जी का एक बड़ा यूनिक स्टाइल था। वो हमेशा स्टायर करते थे, कभी महंगाई के ऊपर करना, कभी किसी चीज़ के ऊपर लेके, और वो एक पैरोडी हमेशा बनाते थे, बड़ी मज़ेदार होती थी, बड़ा मज़ा आता था उनका शो देखता था, उल्टा पुल्टा। पाकिस्तान से कॉमेडियन थे अमानुल्लाह खान, वो जब मेरे कंपटीशन में आए, उन्होंने एक कैटेगरी बनाते थे कि 6 लोगों का कंपटीशन, 6 लोगों का कंपटीशन, 6-12 लोगों का एक ग्रुप बना देते थे। तो सब लोग डर रहे थे कि अमानुल्लाह कंपटीशन में ना आ जाए, अमानुल्लाह क्योंकि बहुत बड़े कॉमेडियन है पाकिस्तान के। अच्छा, वो मेरे वाली लिस्ट में आ गए, मैंने बड़ा राहत फील की। तो मेरे दोस्त कहते तू बड़ा अजीब आदमी है, तू क्यों ऐसे? मैं कहा यार देख, मैं तो जीत के मान के चल नहीं रहा था कि जीतना है, मुझे ये था कि यार हार सकते हैं आगे चल के, बिकॉज भगवंत मान थे और इतने बड़े बड़े कॉमेडियन जब सब इतने सालों से काम कर रहे हैं। मैंने कहा हारना तो वैसे भी है, कम से कम इनसे हार के जाएंगे ना तो थोड़ी इज्जत रहेगी कि अमानुल्लाह खान से हार के आया है, ऐसे किसी से हार के नहीं आया। तो मैं कहा मैं इसलिए, पर उसका पॉजिटिव रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं डर नहीं रहा था, तो मुझे खुशी थी कि अब मैं इनसे हार के जाऊंगा, अब मेरे शहर में लोग कहेंगे, क्योंकि पंजाब में सब जानते थे कि अमानुल्लाह खान से हार के आया। सो वो उसका इतना इफेक्ट पॉजिटिव में चला गया कि मैं उस कंपटीशन में विनर रहा। सो सर, मैं हर एक से सीखता हूँ। अगर मैं देखूँ, मैं बच्चन साहब को देखता हूँ कभी, वो जब कॉमेडी करते हैं, उनके जैसे एंग्री यंग मैन उनको लोग बोलते हैं, एक्शन बड़ा अच्छा करते हैं, गंभीर भाव जो उनके बड़े अच्छे आते हैं, लेकिन जब वो कॉमेडी करते हैं तो वैसे ही हो जाते हैं, शरारती। सो मैं हर एक को ऑब्जर्व करता हूँ सर, अगर कॉपी नहीं करता हूँ किसी को, पर ये कोशिश करता हूँ कि इनमें ऐसा क्या है जो वर्क करती है चीज़। सो उसको अपने ढंग से या जो भी है, इतनी अपनी डेफिनेशन दूंगा, लोगों को लगेगा कि बड़ा ये FTI का चेयरमैन बनना चाहता है। मैं ऐसे ही, मतलब जो मेरे दिल में आता है बोल देता हूँ सर। हमारी फिल्म इंडस्ट्री उतनी रहमदिल नहीं है आउटसाइडर्स के लिए। फिर जैसा जिनी जी ने कहा कि आपके यहाँ पे तो फिल्म स्टार्स आते रहे हैं, आप उनकी काफ़ी मजाक बनाते भी रहे हैं, तो क्या लग रहा है जैसा का तैसा? मुझे नहीं लगता सर कोई आप किसी के लिए रहमदिल होना या नहीं होना। आप एक चीज़ हमेशा नोटिस करना, फिल्म इंडस्ट्री जो है ये बड़ी फेयर इंडस्ट्री है। फेयर इन द टर्म्स ऑफ, आप अगर किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे हो, जितना मर्जी करोड़ों रुपया लगा लो आप, या किसी बहुत बड़े फिल्म स्टार के बेटे हो, जब तक आपके अंदर वो आग नहीं है, आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है, आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग। इंडस्ट्री के हाथ में नहीं एक्सेप्ट करना लोगों के हाथ में है। कभी आपको टाइप्ड हो जाने का खतरा नहीं लगता? आपको नहीं लगता कि आप टाइप हो जाएंगे? कुछ नया एक्सपेरिमेंटिव आप सोच रहे हैं कि मुझे अगला क्या करना है? मुझे लगता है मैम समय के साथ चलना चाहिए। अगर हम ये कर ले कि नहीं हम तो ये करते आ रहे हैं सालों से, नहीं, ऐसा भी नहीं है। अभी कुछ है नया आपके दिमाग में? नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा एकदम से नहीं होता। मैं आपको आप बिलीव नहीं करेंगी, जब मैं कलर्स चैनल पे मिलने गया उनको, उन्होंने मुझे झलक दिखला के शो को होस्ट करने के लिए बुलाया था। तो मुझे लगा कि मुझे यार एक शो उनके साथ कुछ शेयर करना चाहिए। मैंने कहा सर क्यों ना हम एक कॉमेडी शो करते हैं? कहते हैं हाँ आप लेके आइए कॉन्सेप्ट। मैंने कहा मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है। कहते हैं आप सुनाइए। मैंने कहा मैं 3 दिन बाद मिलता हूँ आपसे। तो एक बड़ा मजेदार है, मैं पूरी फाइल लेके आता हूँ। मेरे को कुछ भी नहीं था मेरे दिमाग में। मैंने पेपर पर वो चीज़ें सोची जो मैं करता हूँ कि अच्छा मैं होस्ट करता हूँ, अच्छा इन्होंने मुझे इसलिए झलक के लिए बुलाया। मेरा पब्लिक के साथ इंटरेक्शन रहता है जब मैं लाइव शोज़ में जाता हूँ। मुझे गाने का शौक है, मुझे गैग्स करने का शौक है, मुझे स्टैंड अप आता है। मैं सारी चीज़ें पिरो के ले गया, उनको सुनाया। जब मैंने ये सेट बनाया, जब डिज़ाइन किया कि मैंने सेट उनको ऐसे बना कि मुझे ऐसा सेट चाहिए, बनाया। जो सेट डिज़ाइनर थे उन्होंने बाद में बनाया उसको। उन्होंने देखा तो उनको लगा कि ये क्या बनाया, ऐसा सेट कब होता है टीवी शोज़ में, क्या होता है? मैंने कहा आपने मेरे पे भरोसा किया तो मेरे को करने दीजिए। बड़ा मुश्किल होता है एक्चुअली पहले अपनी बात को रखना और उसको प्रूव करना। फिर जब हो जाती तो फिर सब, हमें तो पता ही था बच्चे में बड़ा टैलेंट है, फिर ये सब बातें भी होती हैं। मुझे सुनील दत्त साहब की बात एक याद है, हमारी यूनिवर्सिटी में आए वो, तो उन्होंने भाषण दिया। कहते जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में गया, हमें कोई कमरा नहीं देता था किराए पे कि ये तो फिल्म वाले लोग हैं, ये ऐसा है। और उनके पिताजी नहीं थे, तो कहते मेरी माँ को लोग बोलते थे कि एक तो बेचारी का पति नहीं है, ऊपर से एक बेटा निकला वो भी एक्टर। तो कहते ये होता था। फिर जब मैं फिल्मों में सक्सेस हुआ, मैंने अपने गांव को जाने वाली सड़क पक्की करवा दी, तो फिर सारा गांव आता था। हमें तो पहले ही पता था हमारा बच्चा बड़ा टैलेंटेड है। तो सर दुनिया बदलती है आपके हिसाब से, सो उनकी मत सोचो, अपना काम करो। मुझे परवाह नहीं होती। अभी 2 लोग हैं, राजू श्रीवास्तव और भगवंत मान जी, इधर से आए और छलांग मार के उस तरफ चले गए, पॉलिटिक्स की तरफ। अभी राजू भी चले गए हैं पॉलिटिक्स में। राजू भी चले गए, राजू भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं और काफी लड़ रहे हैं, काफी बात ही कर रहे हैं, काफी दिनों से उनकी बातचीत एक चल रही है। कभी भी सोचा कि भाई हाँ ये भी एक लाइन हो सकती है? मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आएगी सर। हो सकता है कि इसमें घुस जाऊं तो मैं समझ भी जाऊं, क्योंकि मेरी पिकअप अच्छी है, मैं एक डम्ब आदमी नहीं हूं, मुझे पता है। पर ये होता है कि यार मैंने जब भी देखा, जब कोई पॉलिटिक्स में जाते हैं तो पता नहीं कौन कौन से मुद्दों पे बातें होती हैं, और मुझे लगता है कि सर मैं एक्चुअली काबिल नहीं हूं। जब कभी लगेगा मुझे अभी, और मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि ऐसा हो नहीं सकता,
जो शो पे आपके गेस्ट आए हैं अब तक जितने भी, उनमें कौन से ऐसे गेस्ट रहे जिनसे आप बड़े कंफर्टेबल रहे, जिनको आपको लगा कि अरे यार ये गेस्ट मैं कैसे संभालूंगा, पर बहुत अच्छे संभले? क्योंकि हर किसी की एक पब्लिक इमेज है और एक जब सेट पर आते हैं या जब आपके साथ जब बातचीत करते हैं तो एक अलग इमेज होती है। जी सर एक्चुअली मैं सच बताऊं तो हमारे शो का एम्बियंस ऐसा है, वहाँ का माहौल ऐसा होता है कि जब किसी आर्टिस्ट को माइक लग रहा होता है, जो आर्टिस्ट आए होते हैं, हम लोग पर्सनली इतनी मस्ती करते हैं, मैं और सिद्धू साहब वैसे शुरू हो जाते हैं शूटिंग से पहले ही, कुछ ना कुछ करते रहते हैं हम लोग, बातें, तो वो देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं लोग भी कि अच्छा यार ये तो बड़ा ही लाइटली माहौल है, तो वो भी ऐसे हो जाते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे विनोद खन्ना साहब आए थे, मैं कभी उनसे मिला नहीं था, पर जब मैं मिला उनसे तो उस दिन फिल्म सिटी की लाइट गायब थी, कुछ तो हो गया था, तो पसीने आ रहे थे, तो मैंने कहा सर अगर हम लोग 10 मिनट ब्रेक ले लें, हो सकता है लाइट आ जाए। तो कहते यार अगर ये लाइटें जितनी चल रही हैं इतनी आपको कंफर्टेबल है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पसीना आ रहा है। तो मैंने कहा सर मतलब मैं उनसे फिर उनकी बातें सुनी, उन्होंने अपनी बातें मुझे बताई कि यार हम लोग जब शूट करते थे तो हमारे वैनिटी वैन्स नहीं होती थी, हमारी एक ही शर्ट की हम लोग 4-4 कॉपी बना के रखते थे कि ये पसीना आ जाएगा तो ये पहन लेंगे, मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे, फ़ोन आता था होटल की रिसेप्शन पे भाग के जाते थे। मैंने उनकी स्ट्रगल सुनी तो मुझे लगा यार हम लोगों ने तो किया ही कुछ नहीं अभी, तो इतनी मेहनत करके लोग आए तो मुझे कंफर्टेबल हो जाते हैं सर, कभी वो हमारे हिसाब से हो जाते हैं, कभी मैं उनके हिसाब से हो जाता हूँ। सो हमेशा ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऐसा डिस्कम्फर्ट लगा हो सेट पर। और जो देखते हैं वो यही बताते हैं कि जब भी आपके साथ आपके सेट पर आपकी गेस्ट होती हैं दीपिका पादुकोण जी, तो आपकी हंसी डबल हो जाती है, कुछ ऐसा आपको अंदर से कुछ आती है आवाज? सर आप हमेशा पॉलिटिशियन के साथ बातचीत करते हैं, आप दिल से बताइएगा, कभी आप दीपिका को देखते हैं, आप भले ही शादीशुदा हो जो भी है, अंदर से सर कहीं ना कहीं तो फीलिंग तो आती होगी कि शादीशुदा नहीं हूं मैं, तो फिर तो सर 100% आती होगी सर ऐसे ही जब आप किसी को लाइक करते हैं, और सिर्फ दीपिका ही नहीं, सुष्मिता सेन मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। जब वो मिस यूनिवर्स बन के आई थी तो मुझे लग रहा था कि वो जो रथ पे चढ़ के आ रही थी और ये कर रही, मुझे लगा था मेरी तरफ ही आ रही है सीधी। तो मैं जब उनसे मिला तो मैंने उनको बताया भी कि मैं आपको बहुत एडमायर करता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। जब आप एक फिल्म में सलमान खान को बोल रही थी कि हाय मेरा बच्चा, ये वो मुझे लग रहा था मुझे ही बोल रही है यार। सो कहीं ना कहीं सर एक्चुअली मुझे लगता है कि ये अभी आप बोले थे ना कि फिल्मों में आने का सोचा था या नहीं, मुझे लगता है ये कनेक्शन भगवान शायद देख रहा था कि ये बच्चा बड़ा तरस रहा है, इसको मिलवा दो। और भी कोई नाम ऐसा ना हो छूट जाए, क्योंकि 3 ही नाम आए अभी तक। सर प्रियंका तो अब से घर की बात ही है, क्योंकि प्रियंका पंजाबी है तो प्रियंका जब आती है तो हम लोग कभी कोई पंजाबी में भी बात करते हैं। सो मैं सर एक्चुअली सच बताऊं तो मैं प्राउड फील करता हूं। मैं हमेशा उसको एक बात बोलता हूं प्रियंका को, मैंने कहा आपकी कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, आप एक जगह से उठी, बरेली शहर से, और आप मिस वर्ल्ड बनी, आज आप फिल्म इंडस्ट्री में इतने टॉप पे हैं और आज हॉलीवुड में भी आप एक उनका नया शो लॉन्च हो रहा है। सो मुझे प्राउड फील होता है अपने देश की लड़कियों पे कि यार ये इतना अच्छा काम कर रही हैं। वो अलग बात है कि हम लोग बोल देते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या ये है, वो लोग एंजॉय करते हैं उस चीज़ को, पर उसका मतलब ये नहीं कि मैं इतना भी कमीना नहीं हूँ सर मैं जेन्युइन आदमी हूँ, कोई इतना मैं ज़्यादा भी नहीं है कि उसको भी कर दूँ उसको भी, बट या आई लव सुष्मिता सेन। आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दिबांग के साथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हमारे साथ कॉमेडी किंग कपिल शर्मा। ये दौर है रैपिड फायर का, हम उनसे पूछेंगे 5 सवाल। ओके 5 सवाल में मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, उन ऑप्शन में से आपको एक चुनना है। ओके और ये वो दौर है जिसमें आप कह सकते हैं मुझे इसका जवाब ही नहीं देना। ओके तो आप चूंकि लाफ्टर चैलेंज से हैं और चैंपियन हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जवाब देने के लिए कम से कम 5 जवाब देंगे। अच्छा 3 जवाब सही देते हैं तो ये एक गिफ्ट है। नहीं भी देता तब भी दे देना सर, इतनी दूर से मेरा पहला सवाल है कि अगर आसान सवाल है जी कि भविष्य में आप क्या करना चाहेंगे, कॉमेडी या सिंगिंग? कॉमेडी। कॉमेडी सिंगिंग साथ साथ होती रहती है। जैसे फिल्म में मेरे को अब्बास मस्तान सर ने गाना गवाई लिया, थोड़ा थोड़ा आता रहता है, जितनी आती है उतना गा लेंगे। आपको इन 2 शहरों में से कौन सा पसंद है, अमृतसर या दिल्ली? अमृतसर। 2 में से 2 जवाब तो दे दिए। ऑब्वियसली मेरा जन्म हुआ है वहां पे। नहीं, अमृतसर या बम्बई? नहीं सर, क्वेश्चन था अमृतसर या दिल्ली, अभी आप इसको चेंज मत करिए। लिखा हुआ इसमें अमृतसर या फिर सर दोनों आते, क्योंकि अमृतसर मेरा जन्म हुआ है, मेरे माँ बाप वहाँ के हैं, और मुंबई ने मुझे बहुत दिया सर। मैंने वहाँ पे अपना मेरा करियर वहीं पे बना है, वहीं पे मैंने स्ट्रगल किया है, सब कुछ वहाँ पे दिया है। सो उसमें ऑप्शन होती है तो मैं शायद ये कहता कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा या दोनों दूंगा, कि दोनों मेरे को पसंद है। अमृतसर या मुंबई? ये तो क्वेश्चन हो गया ना सर, आगे तीजा मेरे को गिफ्ट नजर आ रहा है अभी। आपको कौन से पॉलिटिशियन ज्यादा पसंद है, नरेंद्र मोदी या अरविंद केजरीवाल? सर देखिए, पॉलिटिशियन मैं एज ए जो मैंने पहले कहा कि मैं बहुत एडमायर करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी जगह से उठ के वो पीएम बने हैं। सो जो केजरीवाल हैं उनकी आपस में जो भी इक्वेशंस हों बीजेपी की या आम आदमी पार्टी की, लेकिन मेरे लिए मैं उनका भी फैन हूं, क्योंकि उन्होंने भी जीरो से शुरू किया, एक सरकारी नौकरी छोड़ के, अच्छे पद पे वो थे और वो छोड़ के
आप घुस जाएं, धरने पे बैठ जाएं अपना घर परिवार छोड़ के। सो सर मैं उनको भी सल्यूट करता हूं। बड़ा मुश्किल होता है, आप में से हम में से कितने लोग हैं जो अपना चलता बार कारोबार छोड़ के, नौकरी छोड़ के हम आप सड़क पे आ जाएं और कहें कि हमें देश के लिए कुछ करना है, नहीं होता ऐसा। सो मैं उनका भी फैन हूं इस वजह से। केजरीवाल या मोदी? पॉलिटिशियन की अगर बात करें फिर मिस्टर मोदी। अगर आपको बाहर करना हो अपने शो पे तो आप गुत्थी को बाहर करेंगे या दादी को? बाहर करना हो मैं किसी को नहीं करूंगा सर, वो मेरी फैमिली की तरह ही है। मैं अपनी ओरिजिनल फैमिली के साथ इतना नहीं रहता हूँ जितना उन लोगों के साथ रहता हूँ। नहीं सर, मैं नहीं निकालूंगा किसी को। तो इस सवाल का आप जवाब नहीं देना? जी बिल्कुल नहीं देना चाहूंगा सर। आपके दिल के करीब कौन है पुराने कैरेक्टर्स में से, लाला रोशन लाल या शमशेर सिंह? ज़्यादा करीब आपके कौन है? सर शमशेर कैरेक्टर मेरे ज़्यादा करीब है क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हुआ। एक्चुअली आप अगर किसी को भी पूछें कि दोनों मेरी ही बनाई हुई चीज़ें, क्रिएट की हुई चीज़ें, सो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो भी आपकी अपनी, ये भी आपकी अपनी। पर शमशेर को लोगों ने बहुत पसंद किया था, सो इसलिए उस वजह से मैं बड़ा पॉपुलर हुआ था उस समय भी। सो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। कपिल शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया आप हमारे शो पर आए। थैंक यू सो मच सर। गिफ्ट है आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्लीज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हमारे खास मेहमान कॉमेडी किंग कपिल शर्मा। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक और खास मेहमान से। तब तक ताजा खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज।